एक आदमी जिसने अपनी पूरी टेक्सटाइल फैक्ट्री को बंद करके 1960 में एक नई कार बनाई, पर एक छोटी सी गलती की वजह से वो कार पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, टोयोटा। लेकिन किसने सोचा था कि वही टोयोटा आज दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएगी। एक फ्लॉप से शुरू हुई कहानी आखिर कैसे दुनिया के टॉप पे पहुंच गई। सब कुछ की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव यामागुची जापान में, जहां 1867 में सकीची टोयोटा का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला हिस्सा काफी गरीबी में बिताया। उस वक्त उनके गांव में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन सकीची के अंदर एक जुनून था कुछ नया कर दिखाने का। बहुत छोटी सी उम्र से ही उन्होंने अपने हाथ से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट मशीन में बढ़ता गया। सकीची के पिता एक हम्बल कारपेंटर थे और उस समय के जापान में ज्यादातर लोग हाथ से काम किया करते थे, कोई मॉडर्न मशीन का यूज नहीं होता। उन्होंने देखा कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं कपड़े बनाने में। इस प्रॉब्लम को देखकर सकीची ने एक रिवॉल्यूशनरी चीज बनाई, ऑटोमेटिक लूम, जो कपड़े बनाने का प्रोसेस बिल्कुल आसान बना रही थी। यही इन्वेंशन उनके लिए एक बड़ी सक्सेस बनी और उसी से टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स का जन्म हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सकीची का नाम पॉपुलर हो गया, लेकिन उनका सपना केवल यहीं तक सिमट कर नहीं रह गया था। 1930s के दौरान सकीची के बेटे किचिरो टोयोटा ने अपने पिताजी का सपना आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि दुनिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही थी और वहीं से टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सफर से कार इंडस्ट्री तक का ट्रांजिशन इतना आसान भी नहीं था, काफी मुश्किलें आईं। उन्होंने अपनी पहली कार बनाई, लेकिन एक गलती की वजह से वो कार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन किचिरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिताजी के काइजन फिलॉसफी को फॉलो किया, मतलब कि हर रोज छोटी छोटी चीजों को बेहतर बनाना। इस अप्रोच ने टोयोटा को धीरे धीरे सक्सेस की तरफ ले गया। 1950s और 60s के दौरान उन्होंने एक यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया, जिसे हम जस्ट इन टाइम सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के जरिए टोयोटा ने गाड़ियां फास्ट और एफिशिएंट तरीके से बनानी शुरू की, जो बाकी कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट थी। किचिरो का सपना था अपनी गाड़ियों का देश बनाना, पर ये सपना आसान नहीं था, इसमें काफी स्ट्रगल भी थे। किचिरो का एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जब उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफर किया 1929 में। उस समय उन्होंने फोर्ड और जनरल मोटर्स के ऑटोमोबाइल प्लांट्स देखे, जहाँ मास प्रोडक्शन और असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा था। फोर्ड का प्रोडक्शन मॉडल उन्हें काफी पसंद आया और उन्होंने वही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाया और उन्होंने वही डिसाइड किया कि जापान में भी अपनी गाड़ियां बनानी चाहिए। किचिरो का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया 1929 में, जब उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफर किया। ये सफर इतना आम नहीं था, ये सफर था दिमाग में नए आइडियाज को समझने, देखने और फ्यूचर के विजन को तय करने का। किचिरो के उनके फादर सकीची टोयोटा ने एक इम्पोर्टेंट मिशन दिया था। वो अमेरिका और यूरोप के बेस्ट टेक्नोलॉजीज देखने जा रहे थे और उससे अपने देश में कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे थे। उस समय उनका काम केवल टेक्सटाइल मशीन्स देखना था, लेकिन जो उन्होंने वहाँ देखा उसने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। फोर्ड मोटर कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट ने उन्हें डीपली इंस्पायर किया। उन्होंने देखा कि कैसे हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का सिस्टम बनाया था, जो फास्ट और एफिशिएंट था। असेंबली लाइन का मतलब ये होता है कि एक कार के पार्ट्स अलग अलग प्लेसेस पे बनाए जाते हैं और फिर सब पार्ट्स को जोड़कर एक गाड़ी तैयार होती है, जिसमें कि टाइम और पैसे दोनों की काफी बचत होती है। ये प्रोसेस केवल एक ड्रीम नहीं बल्कि एक गेम चेंजर था। किचिरो ने वहीं पे सोच लिया था कि जापान को भी अपनी गाड़ियां बनानी चाहिए, लेकिन अपने यूनिक तरीके से। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जब किचिरो वापस आए तो उन्होंने अपनी टीम को ये बात समझाई, लेकिन तब जापान के लोगों को इम्पोर्टेड गाड़ियां ज्यादा पसंद थी। अमेरिकन और यूरोपियन कार को लग्जरी माना जाता था और कोई भी लोकल कार कंपनी उनका मुकाबला करने लायक नहीं थी। किचिरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का ये सोच बदलना, लेकिन उनके मन में एक जुनून था अपनी गाड़ी बनाने का और ये जुनून उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक दिन काफी आई ओपनिंग थी किचिरो के लिए। एक इम्पोर्टेड कार के शोरूम में जाते वक्त उन्होंने देखा कि जापान के लोग कैसे महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए अपनी सारी पूंजी खर्च कर रहे हैं। एक आदमी ने तो अपनी जमीन बेच दी केवल एक इम्पोर्टेड गाड़ी लेने के लिए। ये देखकर किचिरो के मन में एक कड़क सोच आई, क्यों ना जापान की अपनी गाड़ी बनाई जाए जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो और जो उन्हें इम्पोर्टेड कार की बेचैनी से आजादी दिलाए। ये टर्निंग पॉइंट था जहाँ उनका सपना एक कमिटमेंट बन गया। उन्होंने एक बात पक्की कर ली, टोयोटा को एक ऐसी कंपनी बनाना है जो केवल जापान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए। वहीं से शुरुआत होती है एक नई स्ट्रेटेजी की, जहां किचिरो ने मास प्रोडक्शन और असेंबली लाइन का आइडिया टोयोटा में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने फोर्ड की तरह ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, बल्कि अपनी एक यूनिक प्रोसेस बनाई, जिससे आज हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन कहते हैं। ये सिस्टम एक स्मार्ट टेक्निक थी, जहां केवल उतना ही प्रोड्यूस किया जाता जितना की जरूरत थी, ताकि टाइम और पैसे दोनों का ध्यान रखा जा सके। किचिरो के विजन और डिटर्मिनेशन के कारण टोयोटा जल्दी ही एक लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने लगी। किचिरो
के लिए ये एक इमोशनल और चैलेंजिंग टाइम था। उन्होंने अपने सपने के पीछे अपनी सारी एनर्जी लगा दी। उनकी फैमिली ने भी उनका पूरा साथ दिया। उनकी वाइफ हताको टोयोडा ने हमेशा उनका मोरल बूस्ट किया और उनके बच्चे सोइचिरो और तेत्सुरो ने भी आगे जाके उनका सपना पूरा करने में मदद किया। ये टर्निंग पॉइंट केवल किचिरो के लिए नहीं बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया चैप्टर बन गया। जापान जो पहले केवल फॉरेन कार्स का मार्केट प्लेस था, अब अपनी सेल्फ मेड कार का प्रोड्यूसर बनने लगा। किचिरो का सपना था कि टोयोटा को एक ग्लोबल नेम बनाए और उनका ये सपना सच हो गया। आज टोयोटा केवल जापान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किचिरो टोयोडा के टर्निंग पॉइंट ने केवल उनके जीवन का रुख नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। जब उन्होंने जस्ट इन टाइम सिस्टम को अपनाया तब वो सिस्टम इतना रिवोल्यूशनरी था कि उसने बाकी कार कंपनीज को भी अपना तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। किचिरो के लिए गाड़ी बनाने का प्रोसेस केवल एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक मिशन था। ऐसा मिशन जिसमें उनका देशभक्ति और उनकी अपनी टेक्नोलॉजी का दम था। अब ये सफर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। किचिरो का सपना टोयोटा को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का था, लेकिन उन्होंने कभी भी स्पीड के साथ क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक जगह उन्होंने कहा था, कार बनाने का काम केवल नंबर्स का नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कार में एक विश्वास होना चाहिए जो लोगों के जीवन को आसान बनाए। ये बात टोयोटा के डीएनए में घुस गई थी और हर नए मॉडल्स के साथ टोयोटा ने अपने कस्टमर का भरोसा जीता। लेकिन 1940s का समय टोयोटा के लिए एक टेस्ट का समय था। वर्ल्ड वॉर 2 का असर हर इंडस्ट्री पर पड़ा और टोयोटा भी इससे बच नहीं सका। जापान के साथ दुनिया के हर कोने में ये समय मुश्किल था। गाड़ियों के प्रोडक्शन के लिए मटेरियल की कमी थी, इकोनॉमिक डाउन थी और टोयोटा के लिए भी ये टाइम सर्वाइवल का था। 1943 में किचिरो को गाड़ियों का प्रोडक्शन थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे। ये समय उनके लिए भी पर्सनली काफी स्ट्रेसफुल था और यही वो समय था जब उनके अंदर एक जुनून पैदा होता है। जो सपना उन्होंने देखा था उसे किसी भी हाल में पूरा करने का। 1947 में उन्होंने टोयोपेट नाम की एक छोटी और अफोर्डेबल कार मार्केट में लाई। पहली बार जापान के आम लोगों के लिए एक गाड़ी थी जो उनके बजट में फिट थी। लेकिन पहले तो ये मॉडल कुछ खास नहीं चली। कस्टमर्स को लगता था कि ये कार थोड़ी अनपावर्ड है। ये वो समय था जब किचिरो ने एक बड़ा और इम्पैक्टफुल डिसीजन लिया, कोलैबोरेट करने का। 1950s के आसपास उन्होंने अमेरिकन कंपनीज के साथ टाई अप किया। 1960s में जब किचिरो के बेटे सोइचिरो टोयोडा ने कंपनी को जापान से निकालकर इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया। इस दौरान टोयोटा ने अपनी सबसे आइकॉनिक कार टोयोटा कोरोला को 1966 में लॉन्च किया, जो आज तक दुनिया के बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। टोयोटा के प्रोडक्ट की कोर स्ट्रेंथ थी उनकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ये क्वालिटीज उन्हें अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में स्टैब्लिश करने में काम आई, जहां इनिशियली कंपटीशन टफ थी। लेकिन कोरोला जैसे मॉडल्स ने टोयोटा को एक रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड बनाया। धीरे धीरे टोयोटा ने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और फिर एशिया के मार्केट में अपनी जगह बनाई और आज टोयोटा 170 प्लस देशों में अपने गाड़ियों को सेल करती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में मजा आया तो एक लाइक तो बनता है और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।